बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस ब्लॉग में तमाम तर ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखूँगी अमेरिका और ईरान जंग को लेकर के, और साथ ही साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी कुछ इहाता करेंगे। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये जो जंग है जिसने पूरे खित्ते को जिसके असरात ने अपनी लपेट में ले लिया है। और इस जंग में पाकिस्तान का जो किरदार है और ख़ास तौर पे चीन, जी हाँ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है। अमेरिकी और चीनी सदूर बीजिंग में मुलाकात कर रहे हैं। जी, ये कहा जा रहा है 14 और 15 मई को मुलाकात होगी। इस मुलाकात को अभी से ही शेड्यूल कर लिया जाना, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ये भी हो सकता है कि वाशिंगटन का इसी साल दौरा भी करें। ये तमाम तर आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाइएगा, आपको समझ आएगी कि एक तो बीजिंग में मुलाकात और फिर उस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है, ये अमरीकी एक नशरियाती इदारा है जिसने ये खबर दी है। बहरहाल अब खित्ता चूँकि पूरी तरह से लपेट में है, इस जंग के असरात हैं इस पूरे खित्ते के ऊपर। आलमी मंजरनामा जो यकसर तब्दील हुआ है, उसकी बड़ी रीज़न ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान इस जंग को लेकर के अब कुछ पॉलिसी टकराव इन दोनों की तरफ से सामने आ रहा है। इन दोनों की ठन गई है आपस में, और ये जो पॉलिसी टकराव है, ये ट्रंप साहब का जो बिहेवियर है ये अचानक से चेंज हुआ है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में नेतन्याहू का जो मंसूबा था उसे रद्द कर दिया है। और जो नेतन्याहू है उसका मंसूबा आपको पता ही है क्या था, कि ईरान में रजीम चेंज लेकर के इस तरह से आई जाएगी कि वहाँ पर वहीं की आवाम को सड़कों पर निकाला जाएगा, बगावत की एक लहर को पहले तो फैलाई जाएगी। वहाँ पर कोशिश इनकी यही थी, और एक मज़मूम कोशिश। और जब आवाम सड़कों पर आते बगावत का आलम बुलंद करने के लिए, तो आवाम को टारगेट किया जाएगा, उन पर फायरिंग की जाएगी, या किसी ना किस तरह से खून रेजी बर्पा करके वहाँ पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो नेतन्याहू का मंसूबा था, इसको जी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, डेली मेल है, डेली मेल ने ये रिपोर्ट की है कि एक गुज़श्ता हफ्ते एक टेलीफोन हुआ है जी, और इसमें ट्रंप का लहजा काफ़ी ज़्यादा सख्त था इस फ़ोन में। और ट्रंप ने कह दिया है कि भाई, मैं ये जो मंसूबा है, ये जो सजेशन है नेतन्याहू की, मैं इसको हरगिज़ नहीं मानता। अब मंसूबा जो है नेतन्याहू का, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ किस तरह से खून रेजी, बगावत और ये तमाम तर सूरत हाल पैदा करके ईरान के अंदर रजीम चेंज लाना उनका मकसद था। और ख़ास तौर पे नेतन्याहू ने कहा था कि अली लारिजानी साहब की शहादत के बाद अमेरिका को नेतन्याहू ने कॉल करके, उस वक्त भी फ़ोन किया गया था नेतन्याहू की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को, और कहा था कि ये इस वक्त बेहतरीन मौका है अलम बगावत बुलंद करवाने के लिए। ईरान की जो आवाम है उनमें दराड़ पैदा की जाए, उनको बाहर निकाला जाए, वो सड़कों पर निकलें। तो ट्रंप ने वक्ती तौर पर नेतन्याहू को टाल दिया था। इस टेलीफोन का कोई ख़ास रिस्पांस ट्रंप ने नहीं दिया था, क्योंकि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे ट्रंप को बज़ाहिर वो नज़र आ रहे थे। और ईरान जो है, अली लारिजानी की शहादत के बाद भी, उन अली लारिजानी साहब की जब शहादत हुई तो आपने देखा, तो उसके बाद भी ईरान की जानिब से रिटेलिएशन का सिलसिला जो है मुसलसल जारी है, और अब तक ये जारी हो सारी है, ऑल दो के मुज़ाकरात खेला जा रहा है। और इस बारे में भी अब वाइट हाउस से जो खबरें आ रही हैं वो यही कहा गया है कि बड़ा सेंसिटिव मामला है, एक बड़े सेंसिटिव और सीक्रेट सिफारती ये हमारा मामला है। हम ये भी नहीं बता सकते, वहाँ पर ये कहा गया है कि इन मुज़ाकरात में कौन कौन हिस्सा ले रहा है और क्या बातचीत हो रही है, अब ये भी हम मंजर आम पर नहीं लेके आएंगे। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, ट्रंप ने नेतन्याहू को जो उस वक्त चुप कराया था, और ये भी कहा था कि इस मामले को फेस्टिवल ऑफ फायर तक रोका जाए। फेस्टिवल ऑफ फायर ईरान में जो हुआ था, तब तक इस मामले को रोक दिया जाए, अवाम सड़कों पर खुद ही निकल आएंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो मामला ठन गया है, ये जो पॉलिसी टकराव सामने आ रहा है, ये इस बात की निशानी है कि ट्रंप मज़ीद अब इस जंग के जो असरात हैं वो अफोर्ड करने की पोजीशन में ही नहीं है, हामी नहीं है कि इनको इन नुकसानात को मज़ीद अमेरिका जो है वो बर्दाश्त करे। ट्रंप चाहते हैं कि जंग रुक जाए, जबकि नेतन्याहू, आपको पता ही है, वो अपनी हरधर्मी पर बरकरार है, और नेतन्याहू का एक ही मंसूबा है। बहरहाल हालिया इजलास भी हुआ है, और ये जो इजलास हुआ है अमेरिका और इसराइल के माबैन, ये एक बंकर के अंदर, ये तिल अबीब में हुआ है।
اور اس میں اسرائیل کی جانب سے ٹرمپ کے 15 نکات کا جائزہ لیا گیا تھا۔ بنکر کے اندر ہونے والے اس اجلاس میں امریکہ نے جو کہا تھا کہ میں نے 15 نکاتی ایک ایجنڈا تیار کیا اور ایران کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، تو اسرائیل نے ان 15 نکاتی یہ جو ایجنڈا ہے، مسودہ ہے، اس کا باخوبی باغور جائزہ لیا۔ اور پھر اسی وقت نیتن یاہو نے اپنے تمام تر جرنیلوں کو کہہ دیا کہ آئندہ 48 گھنٹے آپ کو دیے جا رہے ہیں، ان 48 گھنٹوں کے اندر آپ نے ایران کے اندر جتنے بھی تمام اہداف ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، اپنے ٹارگٹ کو آپ نے اچیو کر لینا ہے۔ 48 گھنٹے کا ٹائم دے دیا گیا کیونکہ ٹرمپ نے تو ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر اندر کھاتے امریکہ چاہتا بھی یہی ہے، لیکن چونکہ اب وہ اثرات، وہ جو نقصانات ہیں وہ بھگتنے کا حامی نہیں ہے، تو اسی لیے مذاکرات یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بیلسٹک میزائل سسٹم، جوہری پروگرام ایران کا امریکہ چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے امریکہ نے 4 بڑے مطالبات جو ہے نا، جو امریکہ کی جانب سے سامنے رکھے گئے تھے، جس پہ کہا جا رہا ہے کہ نیگوسیشن کا سلسلہ جاری ہے، اس میں میزائل پروگرام کا ایک تو خاتمہ ہے، پھر بحری طاقت کو ختم کرنا ہے ایران کی، پھر پراکسی گروپس جو ہے ان کو ختم کرنا ہے، ایران کے اندر جو پراکسی گروپس کام کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو امریکہ، ان کو ختم کرنا، پھر ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنا بھی ایک پوائنٹ، بڑا یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس میں شامل ہے۔ ادھر اگر بات کی جائے ایران کی، تو ایران جو ہے جی وہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے یزید کی بیعت ہرگز نہیں کرنی ہے، ہم کبھی بھی نہیں کریں گے یزید کی بیعت۔ دمونا سے ابھی حالیہ جو اٹیکس، کل کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے جو اٹیکس کیے تھے شمالی صوبے میں، وہاں کے تہران کے، وہاں کی میں نے آپ کو خبر دی تھی، اب اس کا بدلہ اس طرح سے ایران کی جانب سے چکایا گیا ہے کہ دمونا سے خیفہ تک کوہرام مچا کے رکھ دیا ایران نے، اور آپریشن بادہ صادق 4 کی جو 81ویں لہر ہے، اس نے پوری کی پوری جو جنگ ہے اس کا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر عماد، قیام اور خرم شہر میزائل داغے ہیں، اور جبکہ خطے میں موجود جو جتنے بھی امریکی فوجی اڈے تھے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، بھرپور طریقے سے اپنا ٹارگٹ انہوں نے اچیو بھی کیا ہے، اور تل ابیب پر حملوں میں 200 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی جو تازہ جو حملے ہے، جو لہر میں جس کا آپ کو بتا رہی ہوں، ایران نے پھر وارننگ بھی دی ہے امریکہ کو۔ ایران نے کہا ہے کہ آبنائے حرمز کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، آبنائے باب المندب میں ایک نیا محاذ کھول دے گا ایران اگر یہ امریکہ باز نہیں آتا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خیفہ، دمونا، الخدیریہ اور شمالی اور جنوبی تل ابیب میں کے 70 سے زائد اہداف کو ہم نے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ 2500 اسرائیلی اس میں ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، اور امریکی F-18 لڑاکا طیارے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کی باقاعدہ طور پر ایران کی جانب سے ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، ویڈیو جاری کر کے ان کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا ہے۔ جنگ بندی کا فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا، ایران نے کہہ دیا ہے، وارن کر دیا امریکہ کو، اسرائیل کو بھی یہ میسج پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو معاہدہ ہے ٹرمپ صاحب کا، اس معاہدے کی جو ان کی معصومانہ خواہش ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تہران حکومت نے 5 شرائط دنیا کے سامنے رکھی ہیں۔ جی ہاں، اب یہ شرائط جو رکھی گئی ہیں سامنے، اس کی بھی میں آپ کو بتا دوں، اور اپنی وہ موقف پر ابھی تک ڈٹے کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی، پہلا پوائنٹ یہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ حملے بند کیے جائیں اور ایرانی عہدیداروں کو شہید کرنا بند کیا جائے، ایک ٹھوس اور واضح نظام جو مستقبل میں ایران پر حملے روک سکے، اس نظام کو قائم کیا جائے، یعنی کہ وقتی طور پہ جنگ بندی، وہ پہلے بھی ایران نے یہ واضح کر دیا تھا کہ کسی بھی قسم کی وقتی جنگ بندی کے حق میں وہ نہیں ہے۔ جنگی نقصانات کا تعین کر کے ہرجانہ دیا جائے، جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کا یہ ہرجانہ بھرا جائے۔ آبنائے حرمز پر ایران کی خود مختاری کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جائے کہ اس پر غلبہ، اس پر طاقت، اس پر حکومت جو ہے وہ ایران کی ہے، اور ایسا ہی رہے گا۔ یہ ایران کی جانب سے یہ جو شرائط ہیں، یہ جو مطالبات ہیں، یہ سامنے رکھے گئے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں امریکہ نے یہ جو 5 روزہ سیز فائر ہے، اس 5 روزہ سیز فائر میں امریکہ کی جانب سے، جہاں پر وہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا نا کہ جو 5 دن کا ٹائم تھا سیز فائر کا، صحافی نے پوچھا کہ اس میں کیا آپ لوگ کچھ ایکسٹینشن بھی اس کو بڑھانے بھی جا رہے ہیں، 5 دن سے ایکسٹینڈ کر دیں گے اس کو؟ تو کہا گیا تھا کہ نہیں، یہ ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ ٹرمپ صاحب کریں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایران باز نہیں آتا ہے تو پھر ایران پر اور بڑے
ताकतवर हमले भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। अच्छा, ये तमाम तर सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल ने मुमकिना अमन मुज़ाकरात के ये अमेरिका की तरफ से अमेरिका ने कहा है कि हमारे माबैन जो अमन मुज़ाकरात का जिसको अब नाम दिया जा रहा है, इसके पेश नज़र 2 सीनियर ईरानी अहदेदारों के नाम जो हैं वो टारगेट लिस्ट से हटा दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। इनमें कौन है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट क्या कहती है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कलीबॉफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची साहब का नाम जो है 4 से 5 रोज़ के लिए टारगेट लिस्ट से निकाल दिया गया है। और थ्रेट भी किया जा रहा है कि अगर ईरान बाज नहीं आता तो फिर ये हमले जारी और सारी रहेंगे। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो अमेरिका की तरफ से और ये नेतन्याहू को एक तरफ जवाब दिया जा रहा है, दूसरी तरफ ये जो अमन मुज़ाकरात का एक खेल खेला जा रहा है, इसका क्या होता है? जंग बंदी ईरान की शराइत पर होती है या अमेरिका जो है उसी तरह से हठधर्मी का मुजाहरा करेगा? मुस्तकिल जंग बंदी होती है या वक्ती तौर पर ये डर के या नुकसानात जो हो रहे हैं ईरान की रिटेलिएशन की मद में आकर के उसको भुगतने की पोजीशन में नहीं है, तो इस वजह से हो रहा है? क्या होता है यहाँ आने वाले दिनों में इसका पता चल जाएगा। नाज़रीन गिरामी, कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी जिक्र करते हैं। तो ख़बर जी ये है कि आलिया हमज़ा जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की, उनको उठा लिया गया है और अभी तक कोई इत्तलात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं, ज़िला इंतज़ामिया से भी मेरी 1-2 लोगों से बात हुई और जो अभी तक जो इत्तलात हैं पता ही नहीं चल रहा है कि उनको कहाँ भेजा गया है, कहाँ उनको ले गए हैं। बहरहाल 9 मई के मुकदमात में मतलूब थी और वो रूपोश थी काफ़ी अरसे से और उनको पहले भी अरेस्ट किया जाता रहा है, फिर छोड़ दिया जाता रहा है और अभी आलिया हमज़ा साहिबा जो हैं वो उनको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वो ख़ुद ही अपने तौर पर रूपोश थी, छुपी हुई थी कि उनको पकड़ा ना जाए। अब जी उनको एक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और बड़ी ख़बर जो है मुल्क की सियासी मंजरनामे में वो ये है कि जुल्फ़ी बुखारी और ख़ान साहब के बेटे यूनाइटेड नेशन के सामने जी पेश हुए हैं और यूनाइटेड नेशन के सामने उन्होंने अपना मुद्दा रखा है। जी हाँ, ये जो कहा जा रहा था हुकूमत की तरफ से, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था वो, और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ख्वाजा साहब ने कहा है कि नहीं, ये अब तो इमरान खान के अपने साहबजादों ने ये उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है इससे GSP+ स्टेटस वापस ले लिया जाए। तो वो कासिम ने जी जो इस पर डिटेल बात की है, कासिम ने कहा है कि मुझे अपने वालिद समेत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए बात करने का मौका मिला है और मैं अपने वालिद की तरह GSP+ स्टेटस बहाल करने की हिमायत करता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से वापस ले लो। इसकी जो शराइत हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को और उनके हुक्मरानों के फैसलों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बेसिकली GSP स्टेटस की जो कुछ शराइत थी उसमें बेसिक शराइत जो है वो सबसे जो मेन इसकी शर्त है वो यही थी कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की जाएगी और ये पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से इमरान खान के साथ जो किया जा रहा है, फिस्तायत और जबर के साथ उनको अंदर रखा जा रहा है, उनकी अहलिया को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन जो और लीडरशिप है उनको, तो इस पर उन्होंने कहा है जी कासिम ने कि GSP+ स्टेटस को बहाल किया जाए। मैं हिमायत करता हूँ अपने वालिद की तरह। तो ये वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब को गलत फहमी हुई है। पाकिस्तानी हुकूमत को उन तमाम 27 आलमी मुआहिदों की पासदारी करनी चाहिए जो उन्होंने GSP स्टेटस की मद में की थी, जिनका उनसे वादा किया गया था। शहरी इंसानी हकूक़ तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी कन्वेंशन भी इसमें शामिल है। कासिम कहते हैं कि मैं और मेरा भाई सियासी लोग नहीं हैं, ना सियासत में पढ़ना चाहते हैं। ये हम जो यूनाइटेड नेशन में पेश हुए हैं, ऐसी तंजीमों के सामने पेश होने का मकसद ये है कि हम अपने, अगर मेरे वालिद की ज़िंदगी को ख़तरा ना होता तो मैं हरगिज़ ऐसी तंजीम के ना सामने आता, ना पेश होता, ना ये मुद्दा उठाता, ना ये मामलात सामने आते। अब मामला जो है वो मेरे वालिद की ज़िंदगी का है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर पेश हुआ हूँ। बहरहाल हुकूमत कहती है कि पहले इमरान खान था, अब इसके बेटे भी कहने लग गए हैं ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर के कि पाकिस्तान से GSP स्टेटस वापस ले लिया जाए। ये थी तमाम तर सूरत हाल। आज के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ। आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।